हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने मेंडलीव्स की पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी, उसकी लिमिटेशंस के बारे में देखा था, उनके अचीवमेंट्स भी देखे थे। तो आज हम जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और फिर थोड़ा सा अप्रोच हम लेंगे, इनिशिएट करेंगे जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पहला जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि फॉलोइंग एलिमेंट्स का मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखकर आप ऑक्साइड के फॉर्मूले बतलाइए। पहला जो है वो है पोटेशियम का। तो पोटेशियम के लिए आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है वहां पर ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है बस वही फॉर्मूला देखकर उसका हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला देखना है। जो उसमें फॉर्मूला है वो ये है कि R2O। तो इसी तरह से पोटेशियम की ऑक्साइड का फॉर्मूला भी K2O हो गया। बहुत सिंपल है। फिर आप दूसरे ऊपर जाएंगे तो कार्बन है। कार्बन कैसा है, कार्बन फोर्थ ग्रुप का है, तो फोर्थ ग्रुप में जो फॉर्मूला है वो RO2 है। इसी तरह से कार्बन का हो गया CO2। इसी तरह से जो सिलिकॉन है वो भी फोर्थ ग्रुप का है, तो उसका भी SiO2 हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरे ग्रुप का आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आप देखोगे फॉर्मूला तो R2O3 है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा वो Al2O3 हो जाएगा। बेरियम का RO है जो कि सेकेंड ग्रुप का है, तो BaO हो जाएगा बेरियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल था जो हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से देखकर करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि गैलियम के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जगह छोड़ी थी। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो खाली स्पेसेस थे उनमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे पहला था ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। तो ए का एल्यूमिनियम का तो गैलियम है जो क्वेश्चन में दिया रखा है। बाकी जो ए का बोरोन है उसको स्कैंडियम बाद में वो डिस्कवर हुआ, और जो ए का सिलिकॉन है वो जर्मेनियम के रूप में डिस्कवर हुआ। तो दो हुए, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था उनकी क्लासिफिकेशन का। तो ये हमने सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था उसका जो बेसिस थे वो दो चीजें थी। पहला एटॉमिक मास, जिसे मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया था, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे तो वो जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स उन्होंने लिया था वो था। 14 क्वेश्चन वो ये बोलता है कि नोबल गैसेस को आपके अनुसार ऐसा क्यों है कि वो अलग से ग्रुप में रखी गई। तो इसका थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। इसको दो तरीके से आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहला तो ये कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट्स मेंडलीव ने रखे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के ऊपर थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर सबसे पहले उन्होंने ग्रुप 1, 2, 3 के हिसाब से फॉर्मूले बना लिए थे। अब एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाई, अगर उसका फॉर्मूला ग्रुप 1 के फॉर्मूले से मैच खाता है तो उन्होंने उसको ग्रुप 1 में रखा। उसका कोई दूसरे एलिमेंट का फॉर्मूला ग्रुप 3 के एलिमेंट से मैच खाता है तो उन्होंने ग्रुप 3 में रखा। और ये भी ध्यान रखा उन्होंने कि उसके जो एटॉमिक मासेस हैं वो बढ़ते क्रम में हो। इस तरह से उन्होंने डिस्कवरी करी। नोबल गैसेस के केस में दिक्कत ये आती है कि वो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो अगर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो फिर हम उन्हें और उन 1 से 8 तक के ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये, इसीलिए उनका अलग ग्रुप बनाया गया। दूसरा रीजन ये है जो कि थोड़ा सा हायर है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं वो उनके वैलेंसी के हिसाब से भी हैं। अब वैलेंसी का क्या मतलब है, वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की 2 है, ग्रुप 3 की और ग्रुप 4 की 4। ग्रुप 5, 6 और 7 की जो वैलेंसी है वो 8 में से माइनस करके मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 5 है तो 8 - 5 3 हुआ, 6 है तो 8 - 6 2 हुआ, और 7 है तो 8 - 7 1, तो 1 वैलेंसी हुई। इसी तरह से अब नोबल गैसेस के केस में उनकी वैलेंसी 0 होती है, तो फिर उन्हें भी हम अलग ग्रुप में रखा गया। तो एक रीजन ये हो सकता है। ये हुए क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले ने 1913 में डिस्कवर किया था, और उन्होंने जो इसका बेसिक रूल लिया वो ये था कि उन्होंने एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को माना। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास।
और इसी तरह से उन्होंने फिर मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको भी थोड़ा सा चेंज करा। तो वो नया लॉ क्या बन गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगला जो उन्होंने देखा कि जो अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाएंगे तो फिर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चूंकि एटॉमिक नंबर को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया गया था, इसीलिए एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना बहुत ही सही प्रिसाइज हो गया था। और एक और बात बहुत अच्छी थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सारी लिमिटेशंस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी वो सभी ओवरकम कर ली थी। अब वो ओवरकम कैसे करी थी और किस तरह से जो पोजीशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज हुई पोजीशन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ये वीडियोस देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल जरूर पढ़िए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।